तो हेलो मेरे डियर साथियों, जीडब्ल्यू परिवार में आप सबका स्वागत है। तो बताओ साथियों, पढ़ाई कैसी चल रही है? बताओ, रिवीजन कर रहे हो आप कि नहीं? रिवीजन भाई जरूर करना, क्योंकि रिवीजन जो है ना पढ़ाई का एक सबसे बड़ा पार्ट होता है ना। तो आज हम कहाँ आ गए भैया? 12th केमिस्ट्री में विद्युत रासायनिक सेल पर। भाई विद्युत रासायनिक सेल पर आ चुके हैं हम आज, ठीक है ना। बिल्कुल आपको सीरियली पढ़ाएंगे, हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि जो आपके बाद के टॉपिक हैं उनको पढ़ने में कठिनाई ना हो। इसी प्रकार से है ना हम आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोल देते हैं, जिसको हम डैनियल सेल भी बोल देते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, वोल्टी सेल भी बोल देते हैं, है ना। अब ये मैं बताऊंगा कि भाई ये क्यों बोल देते हैं, है ना। इसको वोल्टी सेल, गैल्वेनिक सेल और ये जो डैनियल सेल है ये क्यों बोला जाता है, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। टेंशन मत लेना, हर एक चीज का आपके पास समाधान होगा, है ना। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो सस्पेंस में चलेगी, ठीक है। आ जाओ, विद्युत रासायनिक सेल। अब यहाँ शब्द लिखा हुआ है विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। अब सेल का तो काम ही है सेल का तो काम ही है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, या तो सेल का तो काम ही है धारा उत्पन्न करना। तो अब सिर्फ सेल है मतलब धारा तो उत्पन्न हम करेंगे, ठीक है। बट विद्युत रासायनिक सेल है मतलब क्या करने वाले हैं सर इसमें? तो भाई जो विद्युत रासायनिक सेल है, एक ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। इतना याद रखना आप, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऐसे सेल को हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। अच्छा सर, इसको गैल्वेनिक सेल क्यों बोलने लगे? तो भाई गैल्वेनिक नामक वैज्ञानिक ने जिस सेल का निर्माण किया था, उस सेल का काम भी इतना ही था कि वो सेल भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता था। बिल्कुल ऐसा ही था, कोई अंतर ही नहीं था, इसलिए विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल बोलने लगे। ऐसा ही वोल्टिये ने जो सेल, वोल्टा ने मतलब ए वोल्टा, इनका पूरा नाम था ए वोल्टा, तो ए वोल्टा ने भी ऐसे ही सेल बना दिया कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, इसलिए इसको वोल्टी सेल बोलने लगे, ठीक है। और डैनियल सेल का भी काम सेम है कि डैनियल नामक वैज्ञानिक ने भी एक ऐसा सेल बना दिया जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। मतलब क्वेश्चन आपका ये हो ये हो ये हो या फिर ये हो, आपका आंसर एक ही होगा जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो हम विद्युत रासायनिक सेल पे बात करेंगे। तो ऐसा सेल जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को, देखो रासायनिक ऊर्जा रासायनिक प्रक्रिया से ही उत्पन्न होगी, है ना। तो ऐसा सेल जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। क्लियर हो गई बात? इतनी हो गई। लेकिन भाई आगे सुनो, आगे भाई ये सुनना है कि जो विद्युत रासायनिक सेल है, इसकी जो कार्य विधि है, क्या है बेटा? कार्य विधि, ठीक है ना। यहां पर पहले ध्यान से समझो, जो कार्य विधि है विद्युत रासायनिक सेल की, वो आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है। किस पर भैया? रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है। सर अब ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ये तो हमें पता ही नहीं। तो ध्यान से मेरे भाई यहाँ पर अच्छे से सुनो। पहली बात अपन ने क्या सुनी कि जो विद्युत रासायनिक सेल है, इसकी जो कार्य विधि है वो रेडॉक्स अभिक्रिया पे आधारित है। हाँ सर, ठीक है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? तो वह अभिक्रिया जिसमें भैया ऑक्सीकरण और जो अपचयन है वो होता है ना। जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब सर इस सेल में ऑक्सीकरण होगा, हाँ होगा, अपचयन होगा, हाँ होगा। तो ध्यान रखना, इस सेल की जो कार्य विधि है रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है, मतलब इसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। लेकिन किंतु परंतु, भाई ध्यान से सुनो, ऑक्सीकरण और अपचयन तो होता है, लेकिन भाई इसमें जो ऑक्सीकरण और जो अपचयन है वो अप्रत्यक्ष रूप से अलग अलग पात्रों में होता है। ध्यान रखना, है ना। एक ध्यान से सुनो मेरी बात, जो रेडॉक्स अभिक्रिया है एक पूर्ण अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है बेटा? ये एक पूर्ण अभिक्रिया है। अगर कहीं रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है मतलब उसको पूर्ण अभिक्रिया हम बोलेंगे। लेकिन अगर कहीं ऑक्सीकरण हो रहा है अकेला या कहीं अपचयन हो रहा है तो ये अर्ध अभिक्रियाएं हैं। ध्यान रखना, अर्ध अभिक्रियाएं हैं, ठीक है ना। तो केवल ऑक्सीकरण या केवल अपचयन, ये अर्ध अभिक्रियाओं के उदाहरण है। ध्यान रखना, ठीक है। तो अर्ध अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, कभी अकेला आपको ऑक्सीकरण दिखे,
या कभी अकेला आपको अपचयन देखे, मतलब ये अर्ध अभिक्रियाएं हैं, तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। तो रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है, किंतु इसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन जो अर्ध अभिक्रियाएं हैं, मतलब आधी ये है आधी ये है, और आधी आधी मिलेंगी तो पूर्ण हो जाएंगी, ठीक है ना। तो किंतु इसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन अर्ध अभिक्रियाएं अप्रत्यक्ष रूप से अलग अलग पात्रों में होती हैं। मतलब इसका ये है सर इसमें दो पात्र होते होंगे, बिल्कुल सही बात है बेटा, इसमें दो ही पात्र होते हैं। कितने पात्र होते हैं? दो पात्र होते हैं, ठीक है ना। एक पात्र में ऑक्सीकरण होता है, एक पात्र में अपचयन होता है, ठीक है ना। चलो अच्छा सर, ये सेल हमें देखने को कहाँ मिलता है? तो बेसिकली बेटा अगर देखने को मिले तो आपको जैसे घड़ी का सेल है, टॉर्च का सेल है, बैटरी है ना, जो किसान टार्च बैटरी होती है, इन्वर्टर है, इनमें होता है। लेकिन सर उसमें हमें दो पात्र नहीं दिखते, है ना, उसमें तो एक ही पात्र होता है। तो बेटा क्या करते हैं, जो दो पात्रों को इस प्रकार से समंजित किया जाता है कि वो एक ही बॉक्स में बंद हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से आपको वो दो पात्र जो है ना अलग अलग आपको नहीं दिखाई देते, है ना। बाकी होता यही है, ठीक है। चलो तो ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब इस प्रकार के सेल का निर्माण गैल्वेनिक, वोल्टीज और डैनियल नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, गैल्वेनिक सेल, वोल्टी सेल और डैनियल सेल बोलते हैं। तो ये चीज आपने समझ ली, अब इसकी थ्योरी भी आप देख लो, ठीक है ना। तो लिख लेना, विद्युत रासायनिक सेल की जो कार्यविधि है वो रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित है ना, किंतु इसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन अर्ध अभिक्रियाएं अप्रत्यक्ष रूप से अलग अलग पात्रों में होती हैं। इस प्रकार के सेल का निर्माण, ठीक है, गैल्वेनी, वोल्टा और डैनियल नामक ने वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसको गैल्वेनिक, वोल्टी और डैनियल से कहते हैं। ये थ्योरी लिखी आपको आ रही होगी, आपको दिख रही होगी, ठीक है ना। तो ये आपने समझ लिया कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इसकी कार्यविधि किस पर आधारित है, ये तो आपने समझ लिया। और आपको ये भी पता चल गया कि इसमें दो पात्र होते हैं। आपको ये भी पता चल गया कि ऑक्सीकरण केवल अर्ध अभिक्रिया है, अपचयन केवल अर्ध अभिक्रिया है, लेकिन ये दोनों अभिक्रियाएं अलग अलग पात्रों में होती हैं। अब हम उन पात्रों को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और अच्छे से जानेंगे। तो अब इसको हम ध्यान से समझेंगे। तो बेटा क्वेश्चन पेपर में कैसा आएगा मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन पेपर में आपके ज्यादातर क्वेश्चन आता है गैल्वेनिक या डैनियल सेल के नाम से आता है ना। पूछ लेगा कि गैल्वेनिक सेल क्या है, संरचना और कार्यविधि समझाइए, या फिर डैनियल सेल क्या है, संरचना एवं कार्यविधि समझाइए। तो भाई गैल्वेनिक आए या डैनियल आए तो सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखना है। जैसे मान के चलो डैनियल आ गया, है ना। जैसे मान के चलो पेपर में आ गया कि डैनियल सेल क्या है, इसका संरचना, चित्र और कार्यविधि समझाइए। तो पहले डालोगे हेडिंग आप डैनियल सेल, और उसमें क्या लिखोगे, ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे डैनियल सेल कहते हैं, ठीक है ना। अब बढ़िया से डालोगे आप क्या, संरचना, है ना, चित्र और कार्यविधि, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चित्र समझा रहा हूँ, उससे आपको संरचना और कार्यविधि पूरी समझा दूंगा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो, है ना। तो भैया ये जो सेल होता है, इस सेल में दो पात्र होते हैं, है ना। एक जो पात्र दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, दो पात्र दिख गए आपको। इसमें कितने पात्र होते हैं? दो पात्र होते हैं, ठीक है। जिसमें से बेटा एक पात्र में बेटा जिंक की क्षण डूबी रहती है। किसकी क्षण डूबी रहती है बेटा? जिंक की क्षण डूबी रहती है, ठीक है ना। तो मैंने एक पात्र में क्या किया, जिंक की क्षण को डुबा दिया, ठीक है ना। और दूसरे पात्र में बेटा जो है ना कॉपर की क्षण डूबी रहती है। किसकी भैया? कॉपर की। तो देखो मैंने दूसरे पात्र में कॉपर की क्षण को डुबा दिया। अब आगे इतना याद रखना है बेटा, ये जिंक की क्षण है, ठीक है ना। किसकी क्षण है बेटा? जिंक की है, ठीक है। और ये कॉपर की क्षण है, ठीक है। किसकी है बेटा? कॉपर की। आगे आपको इतना याद रखना है कि बेटा जिस पात्र में जिंक की क्षण होगी, जिस पात्र में जिंक की क्षण होगी, उसमें ध्यान रखना है कि जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जिस पात्र में जिंक की क्षण होती है उसमें जिंक सल्फेट का विलयन भरा होता है, जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है ना। और जिस पात्र में कॉपर की क्षण होती है, ये आपकी कॉपर की क्षण है, CO की क्षण। तो जिस पात्र में कॉपर की क्षण होती है बेटा, उस पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है, ठीक है, ठीक है। किसका? कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या भर दिया, कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि इस सेल में दो पात्र होते हैं,
है ना, जिसमें से एक पात्र में जिंक की क्षण होती है, दूसरे पात्र में कॉपर की क्षण होती है। ठीक है, जिस पात्र में जिंक की क्षण होती है उसमें जिंक सल्फेट का विलयन, और जिस पात्र में कॉपर की क्षण होती है उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर आगे ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ पर जो बेटा जिंक की क्षण होती है ये आपका एनोड का काम करती है। किसका काम करती है बेटा? एनोड का काम करती है। ठीक है, और बताओ ये कौन सा सेल है? आप बोलो जल्दी से जल्दी बोलो। प्राथमिक सेल है। विद्युत रासायनिक सेल एक प्राथमिक सेल का उदाहरण है। हाँ सर है। तो भाई एनोड जो है इसमें वो नेगेटिव होगा। एनोड होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, और जो कॉपर की क्षण होती है बेटा ये जो है ना कैथोड का काम करती है। किसका काम करती है? कैथोड का काम करती है। और भैया इसमें कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्राथमिक सेल है ना। कौन सा सेल है? प्राथमिक सेल है। और प्राथमिक सेल में जो है ना एनोड है वो ऋणात्मक और कैथोड धनात्मक होता है। ठीक है ना, इतना बात क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बेटा क्या होता है इन दोनों पात्रों के मध्य। ठीक है ना, आगे बेटा हम क्या करते हैं, चलो 1 मिनट और, है ना, 1 मिनट और। इन दोनों जो क्षण हैं इनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? इन दोनों क्षणों को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड बोलेंगे। और दोनों क्षणों के मध्य तार की सहायता से, किसकी सहायता से बेटा? तार की सहायता से, है ना, एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, दोनों क्षणों के मध्य तार की सहायता से हम क्या जोड़ देते हैं बेटा? एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख दिया हमने ये वोल्ट मीटर, है ना। अच्छा, वोल्ट मीटर क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज भी तो मेजर किया जाएगा। इसका वोल्टेज पता नहीं करोगे कि जैसे धारा उत्पन्न करने लगा तो फिर कहाँ से पता करोगे कि धारा इसमें आने लगी या नहीं आने लगी, है ना। तो जैसे इसमें धारा आने लगेगी तो वोल्ट मीटर में धारा हमें दिखने लगेगी। ठीक है ना, चलो आगे हम क्या करते हैं बेटा? इन दोनों पात्रों के मध्य में हम क्या कर देते हैं? एक यू आकार की नली लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक यू आकार की नली लगा देते हैं दोनों पात्रों के मध्य। ठीक है ना, यहाँ पर हम दोनों पात्रों के मध्य एक यू आकार की नली लगा देते हैं। ठीक है ना, ये हमने यू आकार की नली लगा दी। ठीक है ना, अब इस यू आकार की जो नली इसमें, इस यू आकार की जो नली है इसमें क्या करते हैं? NH4Cl या KCl, NH4Cl या KCl का अर्ध ठोसिए। ठीक है ना, कहाँ लिख दूं भाई? अर्ध ठोसिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूं। ठीक है ना, अर्ध ठोसिए। ठीक है, अर्ध ठोसिए पेस्ट भरा होता है ना, इसको सेमी सॉलिड कोहेसिव भी बोलते हैं। अर्ध ठोसिए का मतलब क्या है? तो भाई ना ज्यादा ठोस हो ना ज्यादा द्रव हो, उसे अर्ध ठोसिए बोलते हैं। जैसे पकौड़े बनाने के लिए बेसन तैयार करते हैं ना, जैसे हम आटा तैयार करते हैं रोटी बनाने के लिए, ये अर्ध ठोसिए होता है। ना तो ठोस होता है ना तो द्रव होता है ना। जैसे मान के चलो हम पेस्ट करते हैं कोलगेट, वो भी तो एक अर्ध ठोसिए है, क्योंकि ना पूरा द्रव है ना पूरा ठोस है। तो ऐसा पदार्थ जो ना ठोस हो ना द्रव हो उसे अर्ध ठोसिए कहते हैं। ठीक है ना, और ये जो यू आकार की नली होती है, इस यू आकार की नली को हम लवण सेतु कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लवण सेतु बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा सर, ये जो लवण सेतु है क्यों लगाते हैं सर ये लवण सेतु? क्या काम होता है इसका? तो सुनो, इसके 4 काम है। चारों काम को यहाँ पर ध्यान से सुन लो। ठीक है ना। पहला काम है ये दोनों पात्रों के विलयन को आपस में मिलने नहीं देता। ठीक है ना, पहला काम क्या है? ये दोनों पात्रों के विलयन को आपस में मिलने नहीं देगा। ठीक है सर। दूसरा काम बेटा ये है कि ये दोनों पात्रों की जो विलयन है इनकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होने देता। मतलब क्या है सर? सांद्रता मतलब जैसे पतले हैं तो पतले ही रहेंगे, गाढ़े हैं तो गाढ़े ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले पतले थे बाद में गाढ़े हो जाएं, पहले गाढ़े थे बाद में पतले हो जाएं, है ना। तो यह दोनों पात्रों के विलयनों की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होने देता। पहला काम क्या है? दोनों पात्रों के विलयनों को आपस में मिलने नहीं देता, है ना। दूसरा, सांद्रता में परिवर्तन नहीं होने देता। तीसरा काम ये है कि ये विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। मतलब क्या सर? ये विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। मतलब क्या है सर? मतलब सिर्फ बेटा इतना सा है कि ये दोनों उदासीनता को बनाए रखता है। मतलब जो वोल्टेज है स्टार्टिंग में जैसा था अंत तक वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि स्टार्टिंग में वोल्टेज ज्यादा मिल जाए बाद में कम मिल जाए, या बाद में ज्यादा मिल जाए पहले कम हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। शुरू से अंत तक इसका वोल्टेज जो है ना समान रहेगा। धारा एकदम एक जैसी मिलेगी शुरू से अंत तक।
ठीक है ना। चलो, और चौथा काम इसका ये है कि ये परिपथ पूर्ण हो जाने पर ही धारा को प्रवाहित होने देता है। अगर कोई परिपथ में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो ये धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा, धारा को रोक देगा, ठीक है ना। तो ये परिपथ पूर्ण हो जाने पर ही धारा को प्रवाहित होने देता है। एक बार पूरा अच्छे से समझ लो, फिर हम इसकी संरचना लिखेंगे, ठीक है ना। चलो, इस विद्युत रासायनिक सेल या जो डैनियल सेल है, जिस नाम से आप लिख रहे हो उसको ले लेना, ठीक है। तो लिख लेना, इस सेल में दो पात्र होते हैं, ठीक है। इस सेल में दो पात्र हैं, आपको दिख गए, ठीक है। जिसमें से एक पात्र में जिंक की छड़ और दूसरे पात्र में कॉपर की छड़ डली रहती है। जिस पात्र में जिंक की छड़ होती है उसमें जिंक सल्फेट का विलयन, जिस पात्र में कॉपर की छड़ होती है उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भरा होता है। इन दोनों छड़ों के मध्य तार की सहायता से एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है। तार की सहायता से क्या लगा दिया जाता है बेटा? एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है, ठीक है ना। एवं इन दोनों पात्रों के मध्य एक यू आकार की नली लगी होती है जिसे लवण सेतु कहते हैं, है ना। यू आकार की नली लगी होती है जिसे लवण सेतु कहते हैं, और इसमें NH4Cl या KCl का सेमी सॉलिड मतलब अर्ध ठोसीय पेस्ट भरा होता है। बताओ और कुछ है क्या? बताओ और कुछ है क्या? नहीं, इतना सा काम था, ये संरचना है। अब आप देखो, संरचना में यही लिखा होगा, देखो आप, है ना। ध्यान से वीडियो को मतलब 30 सेकंड के लिए पॉज करो, बिल्कुल डायग्राम को अच्छे से देखो, ध्यान से समझो, है ना। और इसकी जो थ्योरी है वो आप लिखो, है ना। देखो बिल्कुल बिल्कुल सेम आ रही है बेटा, देख लो एक बार। हम आपको लिए 30 सेकंड के लिए रुक गए। बोलो भाई, है ना। लिख ली ना थ्योरी? तो ये आपकी थ्योरी है, ठीक है ना। ये इसकी संरचना है बेटा। क्या है? संरचना। अब आप अपनी कॉपी में बढ़िया से हेडिंग डालोगे कार्यविधि, और पहले ध्यान से अच्छे से प्यार से इस कार्यविधि को ध्यान से समझोगे और फिर इसको हम लिखेंगे। आ जाओ, ध्यान से समझो भाई, आ जाओ, है ना। देखो, हमें जानते हैं और हमें पता भी है कि एक पात्र में जिंक की छड़ डली रहती है, ठीक है सर। और मैंने आपको जब इलेक्ट्रोड विभव पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक बात आपको बताई थी, अगर किसी क्षण को या किसी इलेक्ट्रोड को लवण के विलयन में डाला जाता है तो वो क्षण या तो इलेक्ट्रॉन दान करती है या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। बोलो, मैंने बताया था कि नहीं? अब बोलो यहाँ सर, ये बात तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताई थी भाई, कि जब किसी क्षण को लवण के विलयन में डाल दिया जाता है तो उस क्षण द्वारा या तो इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं और या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ये बात क्लियर है ना। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना है कि हम जानते हैं जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डली रहती है ना, या डूबी रहती है। क्लियर है ना। तो जब भाई जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डूबी रहती है तो जिंक तो भैया इलेक्ट्रॉन दान करता है। हाँ सर, जिंक तो इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो बेटा जब ये जिंक इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो आप बताओ मुझे, जिंक कितने इलेक्ट्रॉन दान करता है? अब बोलोगे सर Zn पे तो 2+ होता है सर। हाँ, Zn पे 2+ होता है। हाँ होता है, मतलब Zn पे 2+ होता है, मतलब Zn 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है। तो बेटा जब ये जिंक क्षण, देखो ये जो जिंक क्षण है इसमें लाखों परमाणु होंगे भाई। ये जो जिंक क्षण है इसमें लाखों परमाणु होंगे, एक परमाणु नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है परमाणु को तो हम हमारी आंखों से देख ही नहीं सकते। तो इतनी बड़ी जो क्षण है इसमें लाखों जिंक के परमाणु होंगे, और एक जिंक का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है बेटा। एक जिंक का परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन दान करता है? 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है, और इसमें तो लाखों परमाणु होंगे कि नहीं। तो जब ये जिंक क्षण अपने इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इस क्षण को ही देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस क्षण पर ही छोड़कर Zn2+ के रूप में विलयन में आ जाएगा। ठीक है सर, तो बताओ हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि सर जिंक की जो क्षण जिंक सल्फेट के विलयन में डली थी, तो जो जिंक की क्षण है वो इलेक्ट्रॉन दान करके Zn2+ के रूप में विलयन में आ जाएगा। लेकिन ये एक परमाणु के साथ होगा। कितने के साथ होगा? एक के। अब ये इसमें तो भैया लाखों परमाणु है। हाँ सर, जब लाखों परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन दान करके Zn2+ के रूप में जब विलयन में आएंगे तो विलयन में Zn2+ की जो संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी सर, हो जाएगी। तो पहले मुझे इतना बताओ, जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन दान किए हैं
जब जिंक ने इलेक्ट्रॉन दान किए हैं तो जिंक पर बताओ ऑक्सीकरण हुआ या अपचयन हुआ? तो जल्दी से बताओ, जिंक ने इलेक्ट्रॉन दान किए हैं और इलेक्ट्रॉन का दान करना, जल्दी से लगाओ दिमाग, क्या होता है? तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन का दान करना तो ऑक्सीकरण होता है। बिल्कुल सही बात, सही पकड़े हो। मतलब एनोड पर ऑक्सीकरण ही होता है, मतलब इस पर कौन सी क्रिया हो गई? ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई बेटा। कौन सी क्रिया हो गई? ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है ना? तो ध्यान रखना है ना। तो आप पूरी कहानी फिर से सुनो, है ना। हम जानते हैं जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की क्षण डूबी रहती है ना। तब जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्षण को ही देकर Zn2+ के रूप में विलयन में आ जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। कब तक? जब तक कि पूरा का पूरा जिंक घुलकर विलयन में ना आ जाए, तब तक। भाई जब पूरा नहीं घुलेगा, जब तक पूरा नहीं घुलेगा तब तक तो ये चलता ही रहेगा। हाँ सर, चलता ही रहेगा। तो इस प्रकार जिंक जो क्षण है इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? कि भाई जब ये चलती रहेगी, एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, लाखों परमाणु होंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, तो जिंक क्षण पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? बहुत सारे हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा और जो क्षण है और जो विलयन है इसके बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और वो विभवांतर क्या होता है? एक बल ही होता है। पिछली वीडियो में देखा था मैंने, जो विभवांतर या जो विभव है एक बल ही होता है और उस बल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉनों को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाने का। बोलो आपने पढ़ा था कि नहीं? हाँ सर पढ़ा था, ठीक है। तो विभव उत्पन्न हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉनों को एक इलेक्ट्रोड से कहां ले जाएगा? दूसरे इलेक्ट्रोड तक। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से निकलकर कहां जा रहे हैं? यहां। और भैया ये जो कॉपर क्षण के ऊपर आएंगे इलेक्ट्रॉन, कहां आएंगे? कॉपर क्षण पर। और कॉपर क्षण पर भैया Cu की क्षण थी ना, तो यहां से जो विलयन के कारण इस पर Cu2+ आ गया था, है ना। Cu2+ आ गया था। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कॉपर के क्षण द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे। क्या कर लिए जाएंगे? ग्रहण कर लिए जाएंगे। तो मुझे बताओ, कॉपर क्षण ने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया? ग्रहण किया ना। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या होता है? अपचयन। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या होता है? अपचयन। तो भैया यहाँ तो ऑक्सीकरण हुआ और यहाँ पर क्या हुआ? अपचयन। और बताओ, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या अलग अलग हुए? बिल्कुल सर, अलग अलग हुए। इस पर ऑक्सीकरण और इस पर अपचयन। तो इन ऑक्सीकरण और अपचयन के मिलने से बन जाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। और जैसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया भरेगी, सेल में धारा जो है ना बहने लगी और इसका जो वोल्टमीटर का कांटा है ऐसे हिलने लगेगा। मतलब इसमें धारा आ गई, सेल में धारा उत्पन्न हो गई। खत्म कहानी। बोलो बात कैसी लगी? बोलो बात में दम है या नहीं, है ना। बोलो जल्दी से, है ना। तो अब इसकी संरचना आपने लिख ली है, डायग्राम ये है। कार्य विधि ध्यान से अच्छे से डालो हेडिंग। और मैं यहाँ एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इसको मिलाना और बढ़िया से लिखना, ठीक है। चलो, हम जानते हैं जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की क्षण डूबी रहती है, तब जिंक घुलता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्षण को ही देकर Zn2+ के रूप में विलयन में आ जाता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि पूरा जिंक क्षण घुलकर विलयन में ना आ जाए। इस प्रकार जिंक क्षण पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और जिंक क्षण के इलेक्ट्रॉन तार की सहायता से होते हुए कॉपर क्षण की ओर जाने लगते हैं और इस प्रकार से कॉपर क्षण द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। और सेल में धारा का प्रवाह होने लगता है। सिंपल सी कहानी है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी, दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो देखो आपकी क्या क्या चीजें हो गई? संरचना हो गई, चित्र हो गया, कार्यविधि हो गई। अब बची क्या? अभिक्रियाएं। क्या बची भाई? अभिक्रियाएं। तो डाल दो हेडिंग अभिक्रियाएं और इन एक एक को हम समझते हैं। अभिक्रियाएं कहाँ कहाँ हो? तो आप बोलोगे सर अभिक्रियाएं हमें पता है, कुछ एनोड पर भी हुआ और कुछ कैथोड पर भी हुआ। तो एनोड पर क्या हुआ? तो एनोड पर सर ऑक्सीकरण हुआ। हाँ, कैथोड पर क्या हुआ? सर अपचयन हुआ। तो जो ऑक्सीकरण और अपचयन है यही अभिक्रियाएं तो हमें लिखना है ना। तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, एनोड पर क्या हुआ? ऑक्सीकरण। और हमेशा याद रखना एनोड पर तो ऑक्सीकरण ही होता है ना। ऑक्सीकरण ही होता है एनोड पर, ठीक है ना। तो चलो, एनोड पर था क्या सर? एनोड पर सर जिंक था, है ना। सर जिंक ने क्या किया था? तो आपको पता है जिंक ने भैया 2 इलेक्ट्रॉन दान किए थे
और इलेक्ट्रॉन दान बताओ, एरो के इस तरफ होते हैं या इस तरफ? आप लोग इस तरफ दान तो इस तरफ होते हैं, है ना। तो Zn ने कितने इलेक्ट्रॉन दान किए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन दान किए, और Zn 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही दान करेगा वो Zn2+ में बदल जाएगा। क्लियर है? कोई परेशानी है? आप बोलोगे सर इतनी सी परेशानी नहीं है, आपने पूरा समझा दिया, ठीक है। एनोड पर क्या हुआ? ऑक्सीकरण, और एनोड पर क्या था? जिंक। तो जिंक ने आपने क्या किए थे? 2 इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु के बारे में बताएंगे, लाखों परमाणु के बारे में नहीं बताएंगे, है ना। तो एक Zn था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन दान किए, इलेक्ट्रॉन दान करने वाला धनी होता है, इस पर 2+ आ गया। ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं? ठीक है, चलो आ जाओ। अब दूसरी अभिक्रिया कहाँ हुई भैया? कैथोड पर, ठीक है ना। कैथोड पर, कैथोड पर, ठीक है। और कैथोड पर क्या होता है सर? अपचयन होता है। क्या होता है बेटा? अपचयन होता है, ठीक है। चल, अब कैथोड पर कौन सा बेटा? कैथोड पर तो था कॉपर, है ना, लेकिन कॉपर सल्फेट के विलयन के कारण Cu2+ में बदल गया, है ना। क्योंकि Cu2 SO4 था, वो आपका Cu2+ और SO4 2- में बदल गया। तो जो Cu2+ था वो इस क्षण पर एकत्रित हो गया, क्षण पर जाकर चिपक गया, है ना। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन दान कर रहा था तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, तो ये यहाँ पर चिपक रहा था, ठीक है। तो कैथोड पर क्या था? Cu2+, ठीक है। तो कैथोड पर क्या था सर? Cu2+ था, और ये Cu2+ इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनको ग्रहण कर रहा है। तो Cu2+ को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। तो एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, और इन 2 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एरो के इस तरफ होते हैं, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, Cu में बदल गया, है ना। काहे बदल गया? Cu में बदल गया। तो ये एनोड पर हुई, और कैथोड पर ये ऑक्सीकरण और अपचयन। जैसे ही ऑक्सीकरण और अपचयन हो गया, सेल में धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो लेकिन ये तो भैया अर्ध अभिक्रियाएं हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण अकेला और अपचयन अकेला, ये अर्ध अभिक्रिया का उदाहरण है ना। लेकिन हमें तो भैया इसमें इसकी संपूर्ण अभिक्रिया बताना है। कौन सी बताना है? संपूर्ण, ठीक है। आ जाओ, तो हेडिंग डाल दो भैया, संपूर्ण अभिक्रिया, संपूर्ण अभिक्रिया, ठीक है। चलो, तो कुछ नहीं करना है, जो एनोड और कैथोड वाली है इनको जोड़ देना, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन को जोड़ देना। देखो एरो के इस तरफ क्या है? Zn है। एरो के इस तरफ क्या है? देखो एरो के इस तरफ वालों को इस तरफ वाले में जोड़ देना, इस तरफ वालों को इस तरफ वाले में जोड़ देना, ठीक है। Zn लिख दिया। और क्या है? तो एरो के इस तरफ क्या है सर? Cu2+ है, ये लिख दिया। Cu2+ है, ये लिख दिया, है ना। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ हैं, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरफ Zn था, इस तरफ Cu था, लिख दिया। अब इस तरफ क्या है? तो एरो लगाओ पहले। तो इस तरफ क्या है सर? Zn2+ है, ठीक है। और इस तरफ क्या है सर? Cu, ठीक है। देखो Zn2+ था, Cu था, है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, इस तरफ है, कट जाएंगे, ठीक है। तो ये सेल की आपकी संपूर्ण अभिक्रिया हो गई। अब मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान रखो, ये जो अभिक्रिया है ना, इसको मैं एक दूसरे तरीके से भी लिख के बता रहा हूँ, है ना। आगे थोड़ी सी कुछ चीजें और याद अच्छे से रखना, ये बहुत अच्छी चीज है, आगे आपको काम आने वाली है। देखो मैंने आपको अभी सेल की संपूर्ण जो रिएक्शन थी वो इस प्रकार के लिख के बताई थी। बोलो ये संपूर्ण रिएक्शन आई थी, ठीक है ना बेटा। इस संपूर्ण रिएक्शन को लिखने का एक और तरीका है जिसको हम सेल अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? सेल अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है सर। उसको हम कैसे लिखते हैं सर, एक बार बता दीजिए, हम सीख जाएंगे। बिल्कुल मेरे भाई, यहां पर आप देखो, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ में बदल रहा है। मतलब जिंक ने जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2 इलेक्ट्रॉनों को दान किया, तो Zn2+ में बदल गया। अब इलेक्ट्रॉन ने इसने दान किए हैं, इलेक्ट्रॉन इसने दान किए हैं, इसलिए यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है ना। यहां पर जो कॉपर है वो Cu2+ है, वो Cu में बदल गया। अब यहां इसने इलेक्ट्रॉन, देखो Cu2+ जब Cu में बदला मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं? ग्रहण। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, इसलिए इस पर क्या हुआ? अपचयन हुआ। क्या हुआ? अपचयन हुआ, है ना। तो ये एक संपूर्ण अभिक्रिया है। तो इस संपूर्ण अभिक्रिया को लिखने का क्या बताया था मैंने? एक और तरीका बताया था। उसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो आप ध्यान से, यहाँ पर बेटा जो Zn है, Zn का ऑक्सीकरण हुआ है ना, और कॉपर का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि पहले Zn लिखो, फिर एक ये डंडा लगाओ, है ना, एक डंडा। अब ये एक डंडा क्या बताता है तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, है ना। एक डंडा क्या बताता है? देखो ये Zn है, और Zn क्या होता है? सॉलिड होता है ना,
और यहाँ पर ये Zn2+ है, मतलब ये जो Zn है वो आपका बिलियन में मिला हुआ है। किस में है? बिलियन अवस्था में। Zn2+ है वो बिलियन अवस्था में है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्वस लिख दिया। AQ का मतलब क्या होता है बेटा? एक्वस होता है, ठीक है। एक्वस है बेटा, एक्वस होता है। एक्वस का मतलब क्या होता है? जलीय विलयन, ठीक है ना। क्या होता है? जलीय विलयन, है ना। तो कोई भी जो आयन है वो जल में मिलकर ही बनता है ना। जल में जब किसी पदार्थ को जल में मिला देते हैं तो वो आयनित हो जाता है ना, तो मतलब ये जलीय विलयन में है ना। Zn2+ किस में है? जलीय विलयन में है ना। तो देखो ये जो समान दो अलग अलग प्रकार के विलयन को सेपरेट करने के लिए हम इस डंडे का उपयोग करते हैं, ठीक है। देखो ये सॉलिड है और ये एक्वस है, इनको अलग करने के लिए हम इस डंडे का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। चलो अब फिर हम यहाँ पर देखो Zn का पूरा काम हो गया। देखो Zn2+ में बदल गया है ना। तो यहाँ पर Zn2+ में बदला है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण, ठीक है ना। फिर हमें कॉपर वाली रिएक्शन लिखना है, तो इसलिए कॉपर वाली रिएक्शन को लिखने से पहले हम ये दो डंडे लगाएंगे। इस दो डंडे का काम क्या है? तो दो डंडे क्या करते हैं बेटा? एक लवण सेतु का काम करते हैं। दो डंडे किसका काम करते हैं? लवण सेतु का काम करते हैं, मतलब इसको और इधर लिखेंगे इसको, दोनों को अलग करने का काम करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये अलग अलग पात्रों में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? Cu2+ और Cu2+ काय में बदला है बेटा? देखो Cu2+ काय में होगा, अब एक्वस होगा क्योंकि आयन है, मतलब वो जलीय विलयन में होगा, बिल्कुल ठीक है। और ये है आपका Cu, और Cu काय में होगा बेटा? सॉलिड होगा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया लिखने का एक संपूर्ण तरीका है, मतलब इस अभिक्रिया को हम ऐसे अगर लिखा मिल जाए, ऐसे अगर लिखी दिख जाए, मतलब ये सेल अभिक्रिया है एक किसी सेल की, ठीक है ना। यहाँ पर पहले जो लिखा होता है, मतलब अगर वो तो देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो जैसे Zn है वो Zn2+ में बदल रहा है, तो Zn2+ में कैसे बदला? इलेक्ट्रॉन दान करके, मतलब यहाँ ऑक्सीकरण हुआ। और ये Cu2+ Cu में बदला, कैसे बदला? तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, मतलब यहाँ अपचयन हुआ, ठीक है ना। चलो तो और ये एक डंडा काय का काम करता है? दोनों विलयनों को अलग करने का, है ना, मतलब Zn और Zn2+ को अलग करने का। और Cu2+ और Cu के बीच ये डंडा लगा हुआ है, मतलब ये एक्वस, और इसको अलग करने का काम कर रहा है। और ये दो डंडे काय का काम कर रहे हैं? एक सॉल्ट ब्रिज का काम करते हैं, मतलब ये बताते हैं कि इस तरफ का और इस तरफ का जो पदार्थ है वो अलग अलग विलयन में डूबा हुआ है, ठीक है। इसको याद रखना, ये एक सेल अभिक्रिया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, है ना। थोड़ा सा अपन बार बार जब इसका उपयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा विद्युत रासायनिक सेल और इसकी अभिक्रियाएं। अब बेटा मैंने आपको लवण सेतु बताया था ना कि लवण सेतु क्या है। तो मैं आप बोल रहा हूँ लवण सेतु की परिभाषा आपको लिखना है और इसके कार्य लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा लवण सेतु क्या है, इनके कार्य बताइए, ठीक है ना। तो लवण सेतु की परिभाषा आप लिखो। देखो विद्युत रासायनिक सेल में, किसमें बेटा? विद्युत रासायनिक सेल में। लिखो आप, विद्युत रासायनिक सेल में दो पात्रों को जोड़ने के लिए जिस U आकार की नली का उपयोग किया जाता है उसे लवण सेतु कहते हैं। क्या बोला मैंने? विद्युत रासायनिक सेल में दो पात्रों को जोड़ने के लिए जिस U आकार की नली का उपयोग किया जाता है उसे लवण सेतु कहते हैं, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। इसमें NH4Cl या KCl, इसमें NH4Cl या KCl का अर्धठोसीय ब्रैकेट में लिख लेना, सेमी सॉलिड पेस्ट भरा होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? इसमें NH4Cl या KCl का अर्धठोसीय सेमी सॉलिड पेस्ट भरा होता है। इतनी बात हो गई, ठीक है। अब हेडिंग डाल लो, लवण सेतु के कार्य, ठीक है। पहला, यह दोनों पात्रों के विलयनों को आपस में मिलने नहीं देता। क्या बोला मैंने? यह दोनों पात्रों के विलयनों को आपस में मिलने नहीं देता, पहला हो गया। दूसरा, यह दोनों पात्रों के विलयनों की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होने देता। क्या लिखा? यह दोनों पात्रों के विलयनों की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होने देता, दो हो गए। तीसरा, यह विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, मतलब वोल्टेज में कमी वृद्धि नहीं होने देता, एक समान वोल्टेज रहता है शुरू से अंत तक। तो लिखा यह विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है, ठीक है। चौथा काम, यह परिपथ पूर्ण हो जाने पर ही धारा को प्रवाहित होने देता है। क्या लिखा?
यह परिपथ पूर्ण हो जाने पर ही धारा को प्रवाहित होने देता है। ये कितने काम हो गए? 4 काम हो गए। तो ये लवण सेतु विद्युत रासायनिक सेल कंप्लीट हुआ, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलो अब वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, लाइक जरूर करो और भाई कमेंट जरूर करना। एक कमेंट जो है ना आप कर ही करो, चाहे कुछ भी करो, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी आपको लगा, नमस्ते कर लिया जो भी है ना, आपको कमेंट जरूर करना है ना। कमेंट करने से हमें फायदा होगा, ठीक है, और हमें फायदा हुआ तो आपको तो फायदा फिर होना ही है भाई। देखो फिर मजा कितना अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे सारी कुछ चीजें, है ना। वैसे भी अच्छे पढ़ाते हैं हम और अच्छा कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलो तो कमेंट करना, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, बाय बाय।